Dear students, greetings of the day. This is Dr. Nancy, Assistant Professor, Department of Zoology, Government PG College for Women, Panchkula. Today I am going to discuss the topic Inborn Error of Metabolism. This topic is taken from BSc Part 1, second semester. Let's start the topic. First of all, introduction. Inborn error of metabolism form a large class of genetic diseases involving congenital disorders of metabolism. So ये जो है इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, जैसा कि नाम बता रहा है, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, दीज आर मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स। और ये जो होते हैं ये बाय बर्थ होते हैं, दीज आर जेनेटिकली डिटरमिन्ड। सो ये एंजाइम डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं या एंजाइम डिफेक्ट की वजह से होते हैं। सो मेजॉरिटी आर ड्यू टू डिफेक्ट्स ऑफ सिंगल जीन that code for the enzyme that facilitates the conversion of various products into another. So कोई भी ऐसा एंजाइम जो एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, अगर उस एंजाइम के अंदर डिफेक्ट आ जाए तो वो जो सबस्ट्रेट है वो हमारी बॉडी के अंदर एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएगा, रिजल्टिंग इन वेरियस डिसऑर्डर्स. So, in most of the disorders, problem arises due to accumulation of substances which are toxic or interfere with normal function, or to the effects of reduced ability to synthesize the essential compounds. तो ये जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं ये एंजाइम डिफेक्ट की वजह से होते हैं. जब एंजाइम अपना प्रॉपर काम नहीं करता तो जो सबस्ट्रेट है वो हमारी बॉडी के अंदर एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है. देखिए एंजाइम का क्या काम होता है, वो एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करता है. जब एंजाइम डिफेक्टिव होगा तो जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा और वो जो सबस्ट्रेट है वो हमारी बॉडी के अंदर एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएगा, जो कि टॉक्सिक होगा सबस्ट्रेट. तो वो नॉर्मल जो हमारा फंक्शन है उसे को इंटरफेयर करेगा. तो ये है इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म की ब्रीफ इंट्रोडक्शन. नाउ जेनेसिस ऑफ इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म. अब ये इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म होते क्यों हैं, क्या इनका जेनेटिक बेसिस क्या है इनका. सो ऑल्टरनेशन इन द डीएनए सीक्वेंस इज़ द बेसिक डिफेक्ट. देखिए जो कोई एंजाइम है या प्रोटीन है वो कौन सिंथेसाइज करता है, वो एक जीन सिंथेसाइज करता है बाय द प्रोसेस ऑफ, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होगी, उसके बाद होगी ट्रांसलेशन. तो अगर कोई डिफेक्टिव एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है तो इट मीन्स उस जीन के अंदर जो स्ट्रक्चर है डीएनए की वहाँ पे कहीं ऑल्ट्रेशन आई है या वहाँ पे कहीं म्यूटेशन आई है. सो ऑल्टरनेशन इन द डीएनए सीक्वेंस इज़ द बेसिक डिफेक्ट which causes the change in structure of the enzyme and or protein coded by it. So these defective enzymes, they have the reduced affinity because जो ये डिफेक्टिव एंजाइम होगा वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाएगा. सो स्ट्रक्चरली डिफरेंट एंजाइम मॉलिक्यूल मे बी अनस्टेबल विद रिजल्ट इन एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म. सो ये है जेनेसिस ऑफ इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी कि जब जो डीएनए की जो सीक्वेंस जो चेंज हुई है वो म्यूटेशन की वजह से हो सकती है. सो दीज आर बेसिकली जीन डिफेक्ट. Gene defect can be due to mutation. So alternation in the DNA sequence is the basic defect which leads to inborn error of metabolism. Now this slide shows phenylalanine metabolism in normal men. देखिए phenylalanine जो होता है वो एसेंशियल अमाइनो एसिड है, वो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होता और इसे हम अपनी डाइट के अंदर लेते हैं, एक्सटर्नली लेते हैं. तो फिनाइलएलिन जब हम एक्सटर्नल लेते हैं तो ये जो चार्ट के अंदर दिखाया हुआ है, ये फिनाइलएलिन हमारी बॉडी के अंदर इस पाथवे से मेटाबोलाइज होता है. तो देखिए सबसे पहले फिनाइलएलिन जो होता है वो टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट होता है. टायरोसिन जो है वो डोपा के अंदर कन्वर्ट होता है, फिर विच लीड्स टू सिंथेसिस ऑफ मेलेनिन. उसके बाद टायरोसिन जो होता है वो फिनाइल पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होता है. फिर ये जो है ये 2,5 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होता है. देन होमोजेनेटिक एसिड की फॉर्मेशन होती है. देन मिलाइल एसिटोएसिटिक एसिड की फॉर्मेशन होती है विच लीड्स टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. सो ये पाथवे है फिनाइलएलिन की मेटाबॉलिज्म का. लेकिन अगर
इस स्टेप के अंदर हर स्टेप में डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स इन्वॉल्व है इन एवरी स्टेप। सो अगर एक एंजाइम डिफेक्टिव हो जाए इस पाथवे के अंदर, तो जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, और इसके कारण 5 रेयर डिजीजेस प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू फिनाइल एलिनिन मेटाबॉलिज्म। तो अगर कोई एंजाइम डिफेक्ट है तो इट लीड्स टू 5 रेयर टाइप्स ऑफ डिजीजेस। वी विल डिस्कस वन बाय वन। So, improper metabolism of phenylalanine may results in 5 rare diseases. So, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया 5 रेयर टाइप की डिजीजेस होती हैं अगर फिनाइलएलनिन की इम्प्रॉपर मेटाबॉलिज्म हो तो, एंड विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय, और इनके फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट, दीज आर कॉज्ड बाय रिसेसिव ऑटोजोमल जीन म्यूटेशंस। तो ये जितनी भी डिजीज़ेज़ हैं ये रिसेसिव ऑटोजोमल जीन म्यूटेशंस की वजह से होती हैं। सेकंड, दे अपीयर ओनली इन होमोजाइगस कंडीशंस। तो ये जितनी भी डिजीज़ेज़ हैं ये होमोजाइगस कंडीशंस के अंदर होती हैं। थर्ड, these are less common disorder but occur in same frequency in male and female। तो ये ज़्यादा कॉमन नहीं है ये डिसऑर्डर, बट अगर ये होते हैं तो ये मेल और फीमेल के अंदर सेम ही फ्रीक्वेंसी के अंदर होते हैं। फोर्थ, they occur due to some metabolic blocks due to absence of specific enzymes। So ये metabolic disorders ये basically enzyme defect है। जब कोई enzyme defect हो जाए तो metabolic errors होते हैं। Now coming to important inborn error of metabolism। So 5 rare type की diseases होती हैं जो कि result होती हैं due to improper inborn error of metabolism। So first type of disease is alkaptonuria। So it is an inborn biochemical disorder caused by the inactivity of single gene। देखिए मैं अपनी पिछली स्लाइड पे जा रही हूँ जहाँ पे फिनाइलएलनिन मेटाबॉलिज्म का चार्ट दिखाया हुआ था। तो अब देखिए अल्केप्टोन्यूरिया, इसके अंदर डायग्राम के अंदर आपको बिल्कुल नीचे वाली जो स्टेप है होमोजेनेटिक एसिड जहाँ पे मेलाइलो एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है, तो वहाँ पे दिखाया हुआ है अगर होमोजेनेटिक एसिड मेलाइल एसिटोएसिटिक के अंदर एसिटिक एसिड के अंदर अगर कन्वर्ट नहीं होता है तो इट लीड्स टू अल्केप्टोन्यूरिया। सो ये वाला जो स्टेप है इट इज़ regulated by enzyme homogenetic acid dioxygenase। जब इस एंजाइम का जब ये वाला जो एंजाइम है होमोजेनेटिक एसिड डाइऑक्सीजनेज जब ये डिफेक्टिव प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी के अंदर, तब एल्केप्टोन्यूरिया अराइज होता है। अब ये जो होमोजेनेटिक एसिड डाइऑक्सीजनेज है ये डिफेक्टिव क्यों प्रोड्यूस होता है? बिकॉज इट इज़ रेगुलेटेड बाय द डोमिनेंट जीन एच। तो अगर एच के अंदर डिफेक्टिव म्यूटेशन आ जाए तो जो इसकी रिसेसिव टाइप है स्मॉल एच इट लीड्स टू एल्केप्टोन्यूरिया। ये देखिए जैसे कि अब मैं रीड कर रही हूँ, इट इज़ एन इनबॉर्न बायोकेमिकल डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द इनएक्टिविटी ऑफ सिंगल जीन। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय गैरोड इन 1902। So its patient excrete large amount of alkapton और homogenetic acid in urine। जैसा कि मैंने आपको चार्ट के अंदर दिखाया, तो होमोजेनेटिक एसिड की का जो है जब सबस्ट्रेट कन्वर्ट नहीं होता मेलाइलो एसिटिक एसिड के अंदर, तब ये जो होती है डिजीज़ होती है। तो उस केस के अंदर जो होमोजेनेटिक एसिड है क्योंकि वो मेटाबोलाइज नहीं हुआ वो प्रोडक्ट हमारी बॉडी के अंदर ड्यू टू डिफेक्टिव एंजाइम, सो इट लीड्स टू अकोमुलेशन ऑफ द होमोजेनेटिक एसिड बॉडी के अंदर, और बहुत बॉडी जो है होमोजेनेटिक एसिड को यूरिन के अंदर एक्सक्रीट करना शुरू कर देती है। तो होमोजेनेटिक एसिड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है देन जो यूरिन है वो ब्लैक कलर का हो जाता है। सो दैट्स वाई दिस डिजीज़ इज़ कॉल्ड एज ब्लैक यूरिन डिजीज़। ये देखिए अगर हम नॉर्मल यूरिन से और जिन पेशेंट्स को एल्केप्टोन्यूरिया है अगर हम उनका यूरिन अगर हम कंपैरिजन करें आफ्टर 24 आवर्स, तो इस टाइप के आपको रिजल्ट मिलेंगे। नॉर्मल यूरिन का कलर सेम ही रहता है, और उसके बाद जिन पर्सनस को एल्केप्टोन्यूरिया है तो उस केस के अंदर जो यूरिन है वो ऑक्सीजन से के साथ रिएक्ट करके वो ब्लैक कलर का हो जाता है।
तो ये डिफरेंस है, और इस यूरिन टेस्ट से ही हम एल्केप्टोन्यूरिया को डिटेक्ट करते हैं। अब ये देखिए, जो होमोजेनेटिक एसिड है ये हमारी बॉडी के अंदर, कार्टिलेजेस के अंदर, जॉइंट्स के अंदर ये जो ब्लैक पिगमेंट है ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। सो ये देखिए, आपको हाथ के ऊपर दिखा रहे हैं, जॉइंट्स के ऊपर ये जो है कंपाउंड होमोजेनेटिक एसिड ये डिपॉजिट हो गया है। सो उन पेशेंट्स का जो हाथ होता है वो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। देखिए, यूरिन ऑफ एल्केप्टोन्यूरिक पर्सन कंटेन्स अ कार्बन रिंग कंपाउंड कॉल्ड एज होमोजेनेटिक एसिड which spontaneously combines with oxygen to form a black pigment. This pigment slowly deposits in the cartilage of ear and nose and also the joints causing arthritis. जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर दिखाया, तो वो जो पिगमेंट है वो जॉइंट्स के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और इसी से आर्थराइटिस भी हो जाती है। In normal person, homogenetic acid is oxidized by enzyme homogenetic acid oxidase whose synthesis is coded by dominant gene H. So ये भी मैंने अभी ये एक्सप्लेन किया आपको। ओनली होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप्स HH, जब इस डोमिनेंट जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाती है या म्यूटेशन हो जाती है तो उस केस के अंदर हमारे पास एल्केप्टोन्यूरिया का फिनोटाइप आता है। सो द नेक्स्ट डिजीज़ इज़ फिनाइलकीटोन्यूरिया। तो मैं वही फिनाइलएलनिन मेटाबॉलिज्म के चार्ट पे जा रही हूँ पिछली स्लाइड के अंदर। ये देखिए, फिनाइलकीटोन्यूरिया जो होती है स्टेप 1 के अंदर ही, जब फिनाइल एलेनिन टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट नहीं होता तो फिनाइल जो एलेनिन है वो हमारी बॉडी के अंदर फिनाइल पायरुविक एसिड की फॉर्म के अंदर वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है एंड इट लीड्स टू फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो ये देखिए, दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय जर्विस इन 1953 and it is caused by a metabolic disorder inherited as recessive traits. So ये जितने भी disorders हैं due to phenylalanine metabolism, these are all recessive disorder. So dominant gene जो है it codes for the enzyme phenylalanine hydroxylase जो कि लीवर के अंदर फॉर्म होता है, and this enzyme catalyzes the conversion of phenylalanine to tyrosine. तो फिनाइल एलनिन की कन्वर्जन टायरोसिन के अंदर ये एंजाइम रेगुलेट करता है। तो देखिए, अगर इस जीन के अंदर म्यूटेशन हो गई तो ये एंजाइम डिफेक्टिव प्रोड्यूस होगा और फिनाइल एलनिन की टायरोसिन के अंदर कन्वर्जन नहीं होगी। So in homozygous recessive condition, the absence of this enzyme causes a high level of phenylalanine in blood and टिश्यू फ्लूइड। सो रिसेसिव कंडीशन के अंदर जब ये एंजाइम डिफेक्टिव होता है तो फिनाइलएलनिन हमारे ब्लड के अंदर 100 टाइम्स डिपॉजिट हो जाता है। So, a child born with phenylketonuria is normal at birth, but as it receives phenylalanine in diet, the toxic metabolite of phenylalanine metabolism, that is phenylpyruvic acid, accumulates causing the mental retardation. तो जिस भी चाइल्ड के अंदर फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है तो बाय बर्थ वो नॉर्मल होगा, बट जैसे जैसे वो फिनाइल एलेनिन अपने डाइट के अंदर इंक्लूड करेगा तो फिनाइल एलेनिन को डाइजेस्ट करने वाला क्योंकि एंजाइम नहीं है, तो इस वजह से फिनाइल एलेनिन जो है वो एक्कुमुलेट होना शुरू हो जाएगा, जो उसका बाय प्रोडक्ट है फिनाइल पायरुविक एसिड वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा कॉजिंग मेंटल रिटार्डेशन। तो इस मेंटल रिटार्डेशन ये कॉज करता है चाइल्ड के अंदर, और इसीलिए जो पर्सन्स हैं जिनके अंदर फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है इसीलिए हम उसे बोलते हैं फिनाइल पायरुविक इडियट्स, बिकॉज दे हैव लेस आईक्यू और बिकॉज दे आर मेंटली रिटार्डेड। और इसे हम कहते हैं फॉलिंग डिजीज़। सो इन एडिशन फिनाइल एलेनिन इज़ नॉट कन्वर्टेड टू टायरोसिन, सो देयर इज़ रिड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन। तो इसके लिए देखिए, मैं फिर से दोबारा अपनी पुरानी स्लाइड पे जा रही हूँ जहाँ पे मैंने आपको चार्ट एक्सप्लेन किया था। अब ये देखिए, स्टेप 1 के अंदर अगर फिनाइल एलेनिन टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट ही नहीं होगा तो उस केस के अंदर देखिए टायरोसिन जो आगे नेक्स्ट स्टेप है, जब टायरोसिन डोपा के अंदर कन्वर्ट हो रहा है विच लीड्स टू सिंथेसिस ऑफ मेलानिन, तो ये वाला स्टेप भी नहीं होगा। तो जिन पर्सन्स के अंदर फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है तो उस केस में मेलानिन की प्रोडक्शन भी नहीं होती।
So this results in phenylketonuria child having bland hair, blue eyes and lack of pigment in brain. So one in about 18,000 people inherits phenylketonuria. So यूरिन टेस्ट एट द टाइम ऑफ बर्थ कैन डिटेक्ट दिस डिसऑर्डर, जैसे कि हमने लास्ट डिसऑर्डर के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया यूरिन टेस्ट। तो इसी तरीके से ही यूरिन टेस्ट इसी डिसीज़ के अंदर भी हम यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट द डिसऑर्डर। तो अब इस ट्रीटमेंट को फिनाइलकीटोन्यूरिया को हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं? तो जिन भी पर्सन्स के अंदर फिनाइलकीटोन्यूरिया होता है या तो उनकी डाइट से हम फिनाइल एलिनिन एलिमिनेट कर दें, या फिर जो डिफेक्टिव एंजाइम्स हैं या फिर जो डिफेक्टिव एंजाइम है उसे हम आर्टिफिशियली एडमिनिस्टर कर दें ताकि फिनाइल एलिनिन मेटाबोलाइज हो जाए टायरोसिन के अंदर। तो इन दोनों तरीक़ों से हम फिनाइलकीटोन्यूरिया को हम ट्रीट कर सकते हैं। थर्ड मेटाबॉलिक डिसीजेस इज़ एल्बिनिज़म। एल्बिनिज़म के अंदर जो मेलिन की प्रोडक्शन है वो नहीं होती। तो इसके लिए भी मैं अपनी पिछली स्लाइड पे जाऊंगी फिनाइल एलिनिन मेटाबॉलिज्म के चार्ट के ऊपर। तो देखिए इसके अंदर भी जो टायरोसिन है, टायरोसिन जब डोपा के अंदर कन्वर्ट होता है तो डोपा सिंथेसाइज करता है मेलेनिन। तो जब एल्बिनिज़म के अंदर देखिए क्या होता है, एल्बिनिज़म के अंदर टायरोसिन डोपा के अंदर कन्वर्ट नहीं होता और फिर मेलेनिन की प्रोडक्शन नहीं होती। So this type of diseases it occurs when there is no melanin, जब मेलेनिन की प्रोडक्शन नहीं होती। और मेलेनिन जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर वो कलर को रेगुलेट करता है। सो बिना मेलेनिन की प्रोडक्शन से जो हेयर्स हैं उनको उनके ऊपर ब्लैक कलर नहीं आएगा, तो हेयर्स आर वाइट इन एल्बिनो पर्सन्स। स्किन जो होगी वो वाइट होगी विद पिंकिश टिंट, क्योंकि जो ब्लड कैपिलरीज हैं या जो आयरस है वो पिंकिश है या रेडिश है। सो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एल्बिनिज़म। सो एल्बिनिज़म जो है ये जो हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल जीन है वो टायरोसिनेज की प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है और टायरोसिनेज टायरोसिन को कन्वर्ट करता है डोपा के अंदर, विच लीड्स टू सिंथेसिस ऑफ मेलेनिन। सो इन द एब्सेंस ऑफ दिस डोमिनेंट जीन तो टायरोसिनेज की प्रोडक्शन नहीं होती और उससे जो स्टेप है टायरोसिन जब डोपा के अंदर कन्वर्ट होता है वो स्टेप कंप्लीट नहीं होता, तो मेलेनिन की प्रोडक्शन रुक जाती है। सो जिन भी पर्सन्स के अंदर रिसेसिव जीनोटाइप होता है स्मॉल ए, उनके अंदर एल्बिनिज़म होती है और उसे हम कहते हैं एल्बिनोज। सो एल्बिनोज जो होते हैं दे आर वेरी सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, जैसा कि आप डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं उनकी आईलिड्स, आईलैशेस, हेयर सारा कुछ वाइट है बिकॉज दे लैक मेलेनिन पिगमेंट्स विच रेगुलेट द कलर, हेयर कलर, जो कलर तो इसके अंदर एल्बिनिज़म जो है 1 person in 20,000 person हैज़ एल्बिनिज़म। और एल्बिनिज़म जो होता है ये काफ़ी सारी विजुअल प्रॉब्लम्स के साथ भी एसोसिएटेड है, जैसे कि फोटोफोबिया, निस्टैग्मस एंड एम्बाइलोपिया। तो ये सारी जो आगे विजुअल प्रॉब्लम्स हैं दे अराइज ड्यू टू एल्बिनिज़म। सो लैक ऑफ द स्किन पिगमेंटेशन, क्योंकि स्किन के ऊपर कोई पिगमेंटेशन नहीं है जैसे कि जो मेलेनिन प्रोवाइड करता है, तो इस वजह से एल्बिनोस के अंदर सनबर्न और स्किन कैंसर जो होते हैं वो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर, metabolic disorder is tyrosinosis. So tyrosinosis is caused by the presence of recessive gene in homozygous condition, that is small t, which blocks the conversion of para-hydroxyl phenyl pyruvate into 2,5-dihydroxyl phenyl pyruvate. So this leads to accumulation of tyrosin which is excreted in the urine, and this condition is called as tyrosinosis. सो टायरोसिनोसिस अभी तक सिर्फ एक ही ह्यूमन बीइंग के अंदर रिपोर्ट हुई है और ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। सो इसके अंदर भी रिसेसिव जीन के अंदर होती है स्मॉल टी, जब जीनोटाइप स्मॉल टी होता है इन होमोजाइगस कंडीशन, तो उस केस के अंदर
जो पैरा हाइड्रोक्सिल फिनाइल पायरुवेट है वो 2,5 डाईहाइड्रोक्सिल फिनाइल पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट नहीं होता, और उसके अंदर टायरोसिन की जो प्रोडक्शन है वो एक्युमुलेट हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, और वो यूरिन के थ्रू वो एक्सक्रीट होना शुरू हो जाता है। इसे हम कहते हैं टायरोसिनोसिस। देखिए, इसके लिए भी मैं आपको डायग्राम के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगी। फिनाइलिन मेटाबॉलिज्म का जो डायग्राम था, ये देखिए, टायरोसिन जब कन्वर्ट होता है पैरा हाइड्रोक्सिल फिनाइल पायरुवेट के अंदर, तो पैरा हाइड्रोक्सिल फिनाइल पायरुवेट 2,5 डाईहाइड्रोक्सिल फिनाइल पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होता है। सो इन द एब्सेंस ऑफ टायरोसिनेज, टायरोसिनस की एब्सेंस में जो ये कंपाउंड है पैरा हाइड्रोक्सिल फिनाइल पायरुवेट, ये 2,5 डाईहाइड्रोक्सिल फिनाइल पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट नहीं होता, और उस वजह से टायरोसिन की जो है प्रोडक्शन वो हमारी बॉडी के अंदर, टायरोसिन जो होता है फर्दर मेटाबोलाइज नहीं होता है इसके अंदर। तो टायरोसिन का जो लेवल है वो ब्लड के अंदर राइज कर जाता है और वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज टायरोसिनोसिस। लेकिन हाँ, इसकी कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है, और ये अभी तक सिर्फ एक ही ह्यूमन बीइंग के अंदर रिपोर्ट की गई है। नेक्स्ट डिसीज इज सिकल सेल एनीमिया. Sickle cell anemia is biochemical disorder which is concerned with molecular structure of hemoglobin. तो सिक्कल सेल एनीमिया जो है बायोकेमिकल डिसऑर्डर है जो कि हीमोग्लोबिन के अंदर जब स्ट्रक्चर ऑल्टर हो जाती है हीमोग्लोबिन की, तब होता है। कैसे होता है? देखिए, हीमोग्लोबिन की जो है हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है वो टेट्रामर है, मतलब उसकी 4 चेन्स हैं। तो 4 के अंदर 2 आइडेंटिकल बीटा अल्फ़ा चेन है और 2 आइडेंटिकल बीटा चेन है। सो नॉर्मल हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, जो 6th पोजीशन है जो बीटा चेन की, इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड। सो वहाँ पे ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है। लेकिन जब रिसेसिव एलील जो होता है हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन जिसके अंदर रिसेसिव एलील जब होता है, तो it codes for the insertion of amino acid valine in place of glutamic acid at 6th position in beta chain. तो देखिए, जब रिसेसिव जो जीन होता है तो वो ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन प्रोड्यूस करता है 6th पोजीशन पे इन बीटा चेन, और जो चेन फर्स्ट पोजीशन पे जो बीटा चेन है उसकी फर्स्ट पोजीशन पे हमेशा वैलिन ही होता है। तो देखिए, डिफेक्टिव के अंदर क्या हो गया, जो फर्स्ट भी वैलिन है और 6th पोजीशन पे भी क्या है, वैलिन है। सो ये 2 पोजीशन पे जहाँ पे वैलिन आ जाता है, सो इट चेंजेस द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होता है इट बिकम्स सिकल शेप्ड। सो इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग द नॉर्मल कनकेव शेप, कि देखिए इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है सिक्कल सेल एनीमिया के अंदर। नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स दिखाई हुए हैं, बाइकनकेव शेप होती हैं, लेकिन सिक्कल सेल जब आरबीसीज होती हैं तो वो सिक्कल शेप्ड हो जाती हैं। सो जो फर्स्ट पोजीशन पे जो वैलिन है और 6th पोजीशन पे जो वैलिन है वो आपस में एक इस तरीके से स्ट्रक्चर को डिफॉर्म कर देते हैं कि वो सिक्कल शेप्ड बन जाती है हीमोग्लोबिन की। सो दिस डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन, जिसे हम डिनोट करते हैं HbS से, इज़ यूजलेस फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो सिक्कल सेल एनीमिया वाले पेशेंट्स के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होती। सो इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन फॉर द सिक्कल सेल देयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ HbS एंड HbA। सो हेट्रोजाइगोट के अंदर दोनों ही होंगे, HbA जो कि नॉर्मल है और HbS जो कि डिफेक्टिव है। होमोजाइगस के अंदर और सिर्फ होगा HbS डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन। सो हेट्रोजाइगोट के अंदर भी सिक्कल सेल ट्रेट है बट इट इज़ माइल्डर फॉर्म, तो वो क्लिनिकली नॉर्मल ही अपीयर होते हैं, दे आर फिजियोलॉजिकली नॉर्मल। सो हेट्रोजाइगोट होमोजाइगोट रिप्रेजेंट्स द सिकल सेल डिजीज जब जीनोटाइप होता है HbS एंड HbS. So these patients have sickle cell RBCs which leads to anemia and weakness. Then this RBCs they tend to cluster and the total effect is in the form of abdominal pain, body tenderness, bone tenderness, hematouria, renal failure
and heart failure. Sixth and last disease is goitrous cretinism. Goitrous cretinism भी recessive gene की वजह से होती है which occurs in homozygous condition. So recessive gene है यहाँ पे small c. So जिन persons के अंदर c genotype होता है, they fail to produce the enzyme which is required for the conversion of tyrosine to thyroxine hormone in their thyroid gland. सो थायरोक्सिन जो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड के अंदर होता है. सो थायरोक्सिन हार्मोन ये फॉर्म होता है टायरोसिन से. सो जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है टायरोसिन को थायरोक्सिन हार्मोन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, तो वो एंजाइम क्या है, डिफेक्टिव इन स्मॉल सी जीनोटाइप. तो इस कंडीशन को हम कहते हैं गोइट्रस क्रिटिनिज्म. सो जिसके अंदर फिजिकल और मेंटल रिटार्डेशन होती है और थायराइड ग्लैंड की एनलार्जमेंट हो जाती है. सो ये कुछ इस टाइप से आपको दिखते हैं. गोइटर डेफिशिएंसी के अंदर ये दोनों ही आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हैं. एक साइड पे गोइटर दिखाया हुआ है, गोइटर का पेशेंट, और दूसरी साइड पे क्रिटिनिज्म दिखाई हुई है. So this was about the inborn error of metabolism. So we have studied what is the inborn error of metabolism, what is the genetics behind the inborn error of metabolism, so which is the essential amino acid, and the improper metabolism of the essential amino acid, uh, how they are metabolized, and their improper metabolism leads to 5 rare types of diseases. We have discussed one by one in detail. So here is the question bank. You can solve these questions by your own. So first of all, very short answer questions. First question is, name the scientist who discovered alkaptonuria. Second question is, what is the cause of alkaptonuria? Third question is, what is the cause of sickle cell anemia? Fourth question is, name the enzyme not found in phenylketonuria. Fifth question is, name the scientist who discovered phenylketonuria. Now coming to short answer type questions. First question is, name the 3 biochemical disorders found in man and describe any one. Second question is, define inborn error of metabolism. Third question is, write a short note on alkaptonuria. Fourth question is, explain phenylketonuria. Fifth question is, write all you know about sickle cell anemia. Now coming to long answer questions. First question is, define inborn error of metabolism. Explain phenylketonuria and albinism. Second question is, write all you know about sickle cell anemia. Third question is, write short notes on albinism, goitrous cretinism, and tyrosinosis. Fourth question is, write notes on phenylketonuria, B. alkaptonuria, and C. albinism. So thank you very much.